हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक 12 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं यही इसी चैनल के ऊपर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम लोगों ने 12 क्लासेस के अंदर डिस्कस किए हैं। अभी आज जो हमारी क्लास है दैट इज द 13th लेक्चर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो क्लासेस तो प्लीज उन क्लासेस को अटेंड करिए ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि हाउ टू अटेम्प्ट दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, आज की क्लास में जो हम पर्टिकुलरली क्वेश्चंस लेंगे वो क्या क्या हैं। 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस इन डेवलपिंग कंट्री। अभी तक अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो वहां पे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा है। और वो पढ़ाते समय मैंने आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आप लोगों को बताया है कि व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है 1999 में। तो वहां पे ये भी देखेंगे और आपको आज की क्लास के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। नंबर 2 जो 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है, every country in the world wants to earn more and more US dollar, but every country cannot increase its exports to US. Explain a plausible strategy to achieve this objective by a country. देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करें तो आप लोगों को एक चीज समझ आएगी कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर की। यहाँ पे जब भी हम यूएस डॉलर की बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाते समय क्या बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी करेंसीज आती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है। और वहां पे एक एग्जांपल पे हम लोगों ने क्या देखा था, यूएस डॉलर भी क्या है, यूएस डॉलर इज अ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर यूएस डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है तो इसका मतलब जितनी भी कंट्रीज की बात कर रहे हैं मेजरली, तो वहां पे वर्ल्ड में क्या करेगी, हर कंट्री को पता है कि डॉलर हैज इट्स ओन वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो वो क्या करेगी, वो डॉलर को एक्सेप्ट करेगी। तो अगर हम किसी और कंट्री को भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से भी हमारे पास क्या आने वाला है, वहां से भी हमारे पास डॉलर एज अर्निंग आएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वापस से याद करिए फर्स्ट क्लास। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमारे पास करंट अकाउंट होता है जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे। लाइकवाइज कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो यहाँ पे हम दोनों को कहीं ना कहीं देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट से इंडिया के अंदर क्या आ रही है, किसी भी कंट्री की बात की जाए तो कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्या लेकर आता है और करंट अकाउंट क्या लेकर आता है। और दोनों अकाउंट से फॉरेन एक्सचेंज आती है और मैंने अभी आपको बताया यूएस डॉलर इज अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो वहां से कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि बेशक हम लोग क्या करें, हर कंट्री क्या करे, यूएस के साथ क्या कर सकती है, यूएस को एक्सपोर्ट नहीं भी करे तब भी वो क्या कर सकती है, यूएस डॉलर को अर्न कर सकती है। तो आई होप अभी तक आपको एक कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया हो कि आज के टॉपिक के अंदर हम लोग किस चीज पे बात करेंगे। नंबर 3 जो 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज इन्फ्लेशनरी। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने आप लोगों को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाली क्लास ली थी तब मैंने एक डायग्राम बनाई थी। डायग्राम बनाते समय हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डेफिसिट होगा उस समय क्या हो जाएगा, उस समय करेंसी किस तरीके से मूव करेगी। करेंसी पे मैंने आप लोगों को 3 इफेक्ट्स बताए थे कि होम करेंसी क्या करेगी, होम करेंसी डेफिसिट के टाइम वैल्यू लूज करती है जिसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उसी डेप्रिसिएशन से हम देखेंगे कि हाउ व्हाई डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज इन्फ्लेशनरी। तो हमें बेसिकली उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज ब्रीफ आइडिया दूंगी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में। स्पेशली जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या जिनको लगता है कि हमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन की जरूरत है तो इट विल बी हेल्पफुल टू दोज पीपल। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं और स्पेशली जब हमने एक्सचेंज रेट पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एक्सचेंज रेट पढ़ाते समय काफी टाइम बताया है कि यहाँ पे हम लोग दो एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। नंबर 1 इज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड नंबर 2 इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो वहां पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम क्या आ जाए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
तो चाहे एग्जामिनर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन सेम है। पहली चीज आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो हमने जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा था, मैं आपको हमेशा एक ही चीज सबसे पहले बोलती हूँ कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, जो आपका मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और हम लोगों ने इसकी एक डायग्राम भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। डायग्राम कैसे थी, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या था, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज को अगर मैं फॉरेक्स भी लिखूंगी तब भी गलत नहीं होगा, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। जब मैंने बोला कि जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो हमारे पास उसी लॉजिक से यहाँ पे क्या आएगी, एक डिमांड कर्व जो हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को पता है। लाइकवाइज हमारी सप्लाई कर्व क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, द एक्सचेंज रेट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे हमारे केस में आर नॉट जो एक्सचेंज रेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और जब यहां से समहाउ, हमने लास्ट लेक्चर पे भी देखा था, समहाउ क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा। जब डिसइक्विलिब्रियम आएगा तब क्या होता है इकोनॉमी में, जब भी हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो क्या होता है, पेमेंट और रिसीट्स क्या होती हैं, दे आर नॉट इक्वल। जब पेमेंट एंड रिसीट्स इक्वल नहीं है, एट दैट टाइम फर्स्ट सिचुएशन क्या बनती थी, पेमेंट क्या होगी, पेमेंट या तो ग्रेटर देन रिसीट होगी। लेट्स से हमारे पास जो फर्स्ट सिचुएशन है वहां पे क्या है, पेमेंट ग्रेटर देन रिसीट है। एंड नंबर सेकंड सिचुएशन जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेमेंट इज लेस देन रिसीट। These are the two situations। तो जब हमने बोला पेमेंट ज्यादा है रिसीट से, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे 3 केसेस बताए थे, जहां पे फर्स्ट केस में क्या था, डिमांड हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी। नंबर 2 जहां पे हमारी सप्लाई क्या हो रही थी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही थी। या हमारे पास एक और कंडीशन थी जहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंडीशंस, मतलब डिमांड आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी तब भी क्या होगा, पेमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। और फॉरेन करेंसी हम किसके लिए चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक मोर पेमेंट्स इन द इकोनॉमी। तो अगर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तब भी आप लोगों को याद रखना पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट। अगर आपकी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, एट दैट टाइम पेमेंट इज अगेन ग्रेटर देन रिसीट। एंड नंबर 3 जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी और जो आपकी सप्लाई कर्व है फॉर द फॉरेन एक्सचेंज वो क्या हो जाएगी, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक ही केस लेते हैं। लेट्स से हमने बोला हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। अगर आप लोग 2 केसेस और देखना चाहते हैं तो प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर। तो डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई तो हमने क्या बोला, हमारे यहाँ पे करेंसी के अंदर क्या आ गया, करेंसी के अंदर डेफिसिट, सॉरी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्या हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन में जब पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ गया। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे थे, हमारी सप्लाई रेड कलर से आपको दिख रही है, दिस इज द सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे अब क्या है, अब सप्लाई इतनी ही है, हमने बोला कि जब हमारी पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट हो गया, डेफिसिट सिचुएशन आ गया, एट दैट टाइम आपकी सप्लाई नहीं बढ़ रही, बढ़ा क्या, डिमांड बढ़ा। जब डिमांड बढ़ा तो हम कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए। जब हम यहाँ पे आ गए तो हमने क्या बोला, डेफिसिट आया। क्लियर है कि डेफिसिट क्यों आया। देखिए जब डेफिसिट आ गया इकोनॉमी में, अब ये डेफिसिट करेक्ट कैसे होगा इकोनॉमी में, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग समझे ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, बट डिमांड किसकी बढ़ रही है, डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है। जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, लेट्स से हमारे केस में मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अगर फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर है, तो डिमांड फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज करेगी, तो डिमांड जब इंक्रीज करेगी तो प्राइस डॉलर का इंक्रीज करेगा।
ठीक है, ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो प्राइस फॉर यूएस डॉलर भी क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। जब हमने बोला प्राइस फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वैल्यू वैल्यू किसकी इंक्रीज हुई, वैल्यू फॉर यूएस डॉलर क्या होगी, इंक्रीज हो गया, ऐसा ही हुआ। तो हम यहां से प्राइस इंक्रीज हुआ जब, तो यहां से पहले हम थे 0.1 पे, फिर डेफिसिट के टाइम हम 0.2 पे थे। ये डेफिसिट करेक्ट करने के लिए मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस हम यहां से कहां पहुंचेंगे, यहाँ पे, जहां पे क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाएगी, बराबर। और जब आप इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों का एक्सचेंज रेट बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस फॉर यूएस डॉलर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नंबर 1, आप लोगों को क्या पता चला, प्राइस फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज कर गया। जब प्राइस फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज कर गया, साथ में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वैल्यू फॉर यूएस डॉलर क्या हुई, इंक्रीज करी। ठीक है, वैल्यू फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज की। जब वैल्यू इंक्रीज कर रही है किस चीज की, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन। बट एप्रिसिएशन यहाँ पे किस चीज की हो रही है, एप्रिसिएशन हो रही है किसकी, यूएस डॉलर की। और यूएस डॉलर क्या है, यूएस डॉलर इज फॉरेन करेंसी। तो हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट। क्लियर। और अगर वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हुई, अगर आप लोग मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे रुपी को कंसीडर करें तो रुपी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रुपी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और वैल्यू ऑफ रुपी फॉल किया। ठीक है, ये चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई हुई हैं, तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर रेफर करें। जब वैल्यू ऑफ आपका रुपी क्या हो गया, फॉल कर गया, तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज होम करेंसी डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं होम करेंसी डेप्रिसिएशन। तो अब आप लोगों को समझ आया कि यहाँ पे जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर डेफिसिट होगा, डेफिसिट की वजह से क्या होगा, डेफिसिट की वजह से अल्टीमेटली क्या होने वाला है, होम करेंसी डेप्रिसिएशन होने वाला है। तो अब जब हम अपने क्वेश्चंस पे रेफर करेंगे कि डेफिसिट की वजह से होम करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, जो 2023 का क्वेश्चन है, अगर मैं वहां पे आप लोगों को ये चीज समझाऊंगी तो आई होप अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे वाला पार्ट हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को समझ आ गई, जैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। और एक और चीज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं, जब यहाँ पे 1 पे थे हम, 1 से हम 2 पे शिफ्ट हुए, जब 2 से हम 3 पे शिफ्ट हुए, मतलब जब हमने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट किया, तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, नंबर 1 पॉइंट आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया। तो जब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया यहाँ पे, और साथ में दूसरी चीज आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे जब भी ये करेक्शन हुई, जब हम 2 पे थे, जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या थी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं थे हम, तो जब क्या था, डिसइक्विलिब्रियम था। लेकिन हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या हो, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी हो। हम तो यही चाहते हैं ना, हमारा गोल तो यही था। तो हमें जब डिमांड और सप्लाई को बराबर करना था, क्या आपने फॉरेन रिजर्व्स को यूज किया, नहीं किया। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता, जब डेफिसिट आता तो गोल्ड आउटफ्लो होता। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट याद है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट आपको मैंने जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में बताया था, तो हमने वहां पे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इनकम फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा था। और वो पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था गोल्ड आउटफ्लो हो रहा है डेफिसिट के केस में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गोल्ड आउटफ्लो नहीं होगा। क्लियर। अब हम मॉडल आंसर्स देखें। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 1999 में जो क्वेश्चन आया है, explain the floating exchange rate system, bring out its significance in developing countries। आपको यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स पता होने चाहिए वो क्या है। नंबर 1, आप लोग क्या करेंगे जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे ये आंसर, आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन देनी है किसकी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की। आप लोग बताएंगे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का जिसका दूसरा नाम क्या है, इट्स ऑल्सो नोन एज
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? ये एक वो सिस्टम है जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे डिटरमिन करती है? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने जो पढ़ा आप उसी को लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या लिखना है? डेवलपिंग कंट्रीज में इसका सिग्निफिकेंस। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, जब हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट किया था, एक तो हम लोगों ने किया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर और दूसरा हम लोगों ने किया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो फ्लॉज बनेंगे वही अल्टीमेटली क्या बनेंगे? वही अल्टीमेटली बेनिफिट्स बनेंगे फॉर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर आप लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम याद होगा, तो जब मैंने आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ाया था, वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नंबर 1, वहां पे क्या हो रहा था? गोल्ड इनफ्लो हो रहा था और गोल्ड आउटफ्लो हो रहा था। तो इसका मतलब जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात की जा रही थी, तो वहां पे फॉरेक्स रिजर्व्स का बहुत बड़ा रोल था। जो आपका जैसे सेंट्रल बैंक है, अगर इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा? अगर हमारे इंडिया में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे बात करें, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए क्या चाहिए? वहां पे चाहिए कि जो रिजर्व बैंक है उसके पास बहुत ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स हो, ताकि अगर हम डेफिसिट में भी आए तो भी हमारी कंट्री से क्या हो? गोल्ड आउटफ्लो हो सके। तो हम लोग ये कहेंगे कि फॉरेन हमें क्या चाहिए था? फॉरेक्स रिजर्व चाहिए थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात की जाए, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या है? इट इज द मार्केट फोर्सेस, जिसने क्या करना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली करनी है। क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या देखा था? जब इस तरीके से हमारी डायग्राम बनी थी, हम लोगों ने बोला कि हम क्या हुए? पहले हमारी कंट्री के अंदर डेफिसिट आया, ठीक है, हमने इस पार्ट को दिखाया था डेफिसिट। जब हमने बोला था कि इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट आया, ये डेफिसिट के टाइम क्या होता था? ऑटोमेटिकली जो फॉरेक्स रेट था, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो ऑटोमेटिकली क्या होता था? इंक्रीज होता था। लेट्स से वो कहां पे पहुंचता था? वो यहाँ पे पहुंचता था। तो हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रही गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप लोगों को क्या समझ आएगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सिग्निफिकेंस क्या है? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट जो अपनी इंटरनल पॉलिसीज है, जहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की बात आती है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उन चीजों के लिए पॉलिसीज बना सकती है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? गवर्नमेंट के लिए एक्सटर्नल सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जितना भी गवर्नमेंट को फोकस करना है, वो कहां पे कर सकती है? इंटरनल सेक्टर के ऊपर कर सकती है। तो जो मेजर हमारे पॉइंट होंगे वो यही होंगे। एक तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन इंटरनल पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजर्स में जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जाती है, उस पर फोकस किया जा सकता है। एंड नंबर 2 इज द देयर इज नो नीड ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। क्लियर? अब छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता चल गया। अब हम मॉडल आंसर देख सकते हैं। लेट्स सी द मॉडल आंसर पार्ट। Floating exchange rate, also known as flexible exchange rate, it is determined by the market forces of demand and supply in relation to foreign currencies. When demand and supply for foreign currency are equal, then balance of payment equilibrium exists. In case of deficit, exchange rate will automatically rise and domestic currency depreciate, and in case of surplus, domestic currency automatically appreciate. ठीक है, हम लोगों ने वही लिखा जो अभी तक हम लोग काफी बार डिस्कस करते जा रहे थे। अब देखिए, अगर तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर का है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग डायग्राम भी एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम अभी मैंने इनिशियल पार्ट में एक्सप्लेन की थी, तो डायग्राम आप लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। और साथ में इसके अलावा मैंने आपको जब डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन कराऊंगी 2023 में जो आया है, वहां पे भी हम लोगों ने डायग्राम का मेंशन करना है। तो वहां पे हम लोग एक बार बना लेंगे। अब यहाँ पे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज।
Significance of floating exchange rate to developing countries are it is quite easy and automatic adjustment takes place without any intervention. क्योंकि मार्केट फोर्सेस पे है तो किसी भी पर्सन को अपना दिमाग लगाने की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यही बोल रहे हैं नंबर 1 इट इज क्वाइट इजी. नंबर 2 इट रिलीव्स द गवर्नमेंट ऑफ इट्स बर्डन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है. नंबर 3 यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फॉर बिल्डिंग अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. नंबर 4 देयर इज नो नीड ऑफ अकोमोडेटिंग गोल्ड मूवमेंट और कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम कंट्रीज. अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको अकोमोडेटिंग एडजस्टमेंट बताया था, जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लें. अकोमोडेटिंग क्या होता है, देखिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है. हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में पहले आएगा गुड्स अकाउंट, देन सर्विसेज अकाउंट, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट. एक एंट्री हमारी रहेगी यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट की. फिर आस्ता आस्ता करते हुए एक अकाउंट और आता है इसके बाद, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट. इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, हम क्रेडिट एंड डेबिट एंट्री डालते थे इन केस हमारा जो पहले की 5 एंट्रीज है उनका जो उनकी जो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की एंट्रीज अगर बराबर नहीं होती, तो इन ऑर्डर टू अचीव बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस, ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम नहीं बोल रही. इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स इक्वल होगा. बट यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली रिसीट्स और पेमेंट्स इक्वल नहीं होते, उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में एंट्री करनी होती है. उस एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, दैट एंट्री इज नोन एज अकोमोडेटिंग एंट्री. तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ अकोमोडेटिंग गोल्ड मूवमेंट्स और कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम कंट्रीज. क्लियर. अब यहाँ पे याद रखना बोरोइंग की जरूरत भी नहीं होती. There is no need of international institutional arrangements for borrowing and lending of short-term and long-term capital loans to settle the balance of payment problems of the countries of the world. देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वही लिखा. लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाता, काफी लोग क्या करते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो भी आप एग्जाम लिख रहे होंगे फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शन, वहां पे हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा सोच पाए. तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं. काफी टाइम होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम रहता है और पैनिक हो जाता है बच्चा. अभी शायद आप लोगों को नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने फुल फ्लेजेड पेपर कोई भी किसी भी साल का अटेम्प्ट किया होगा अपने बेसिस में विद द टाइम लिमिट, तो आपको समझ आ रहा होगा कि पैनिक होना एक बहुत ज्यादा रियल चीज है, वहां पे होता है. लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया पेपर में सामने, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखो, आप लोग पहले समझने की कोशिश करो कि है क्या ये क्वेश्चन. ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हम लोगों ने भी तो यही लिखा, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, वही चीजें लिखी जो हमें ऑलरेडी पता है. तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में आप लोग बैठेंगे, प्लीज डू नॉट पैनिक. अब यहाँ पे और भी 1-2 पॉइंट्स हैं, इनको भी पढ़ लीजिए. देयर इज नो नीड टू डिस्टर्ब इंटरनल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन फॉर द सेक ऑफ एक्सटर्नल बैलेंस. There will be no need for commercial policy for adjustment in balance of payment. It provokes no retaliation. Clear यहाँ तक. अब एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ यहीं पे डिस्कस कर दूं, that are the limitations of flexible exchange rate. अब देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बेसिकली क्या होता है, जब डेफिसिट हो रहा है तो यहाँ पे उस डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे डेफिसिट हुआ, डेफिसिट के बाद क्या होगा, एक्सचेंज रेट राइज होगा, तो डेप्रिसिएशन होएगा. करेंसी का यही होता है. तो अगर डेप्रिसिएशन हुआ, फिर से डेफिसिट हुआ, फिर फर्दर क्या होगा, मोर डेप्रिसिएशन. तो इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन जो डेवलपिंग कंट्रीज है स्पेशली वो अफोर्ड नहीं कर सकती. तो दिस इज द लिमिटेशन. अगर आप लोग कहें कि हम सारा अपना एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर ही छोड़ दें, तो क्या होगा, एक बार डेफिसिट डेप्रिसिएशन,
फिर डेफिसिट डिप्रिसिएशन, तो ह्यूज डिप्रिसिएशन हो जाएगा करेंसी का। तो करेंसी की वैल्यू का अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट लॉस होगा तो अल्टीमेटली जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा प्राइस पे करेंगे। बट ज्यादा प्राइस जब आप पे कर रहे हो इट मीन्स आप वापिस से क्या कर रहे हो, आप वापिस से डेफिसिट की तरफ मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इस चीज पे तो रिलाई नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू इज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर ह्यूज डेप्रिसिएशन होगा, ह्यूज डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग कहीं ना कहीं, लोगों को पता है बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हो गया, अभी तक इंटरनल कॉस्ट नहीं हमें पड़ रहा था, बट अगर बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी क्या होने लगेंगे, महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, ये भी याद रखना, प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन आएगा। जब इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में तो जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर वो भी क्या हो जाएगा, वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर? अब हम बात करेंगे 1998 के क्वेश्चन की। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर यूएस डॉलर्स, बट every country cannot increase its export to US. Explain a plausible strategy to achieve this objective by a country. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर यूएस डॉलर किसकी करेंसी है, यूएस डॉलर करेंसी है किसकी, यूएसए की। अब हम लोग यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंट्री है जो क्या करती है, जो यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, ठीक है, यूएसए को अगर एक्सपोर्ट नहीं किया जाए लेकिन स्टिल यूएस डॉलर को किस तरीके से वो कंट्री अर्न कर सकती है, क्वेश्चन में ये चीज बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक बार फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमारे पास होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में हमारे पास क्या होता है, गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिए आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। जब हम यहाँ से इस अकाउंट की बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, अगर हम उन कंट्रीज को, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए यूएस डॉलर की अगर मैं बात करूं, यूएस डॉलर क्या है, इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था फॉरेन एक्सचेंज में काफी सारी कंट्रीज करेंसीज होती हैं, उन करेंसीज में से एक करेंसी क्या है, इट इज द यूएस डॉलर। तो सिर्फ यूएस डॉलर के सिर्फ यूएस डॉलर यूएस से नहीं आएगा, यूएस डॉलर बाकी कंट्री से भी आ सकता है जो क्या करती है, जो डॉलर में ट्रेड करती हैं। तो अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जो डॉलर में ट्रेड करती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना एक्सपोर्ट भी टारगेट करना चाहिए उन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज में, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, दैट इज द अर्निंग कैपेसिटी की बात करें, तो हमारी कंट्री में किस तरीके से एक्सपोर्ट आ सकता है, जब हम लोग क्या करेंगे, हम उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां से हम लोग डॉलर को अर्न कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट इस तरीके से हो कि हम लोग क्या करें, हम उन कंट्रीज को अपना गुड बेच रहे हैं जो क्या करती है, जो पेमेंट करती है डॉलर में, नंबर वन। फिर उन कंट्रीज में हमें देखना चाहिए जो डॉलर पे पेमेंट करती है, स्पेशली उन कंट्रीज में हमें ये भी देखना चाहिए कि उन कंट्रीज में डिमांड किन गुड्स की है, जिन गुड्स की डिमांड होगी हमें उन गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, नंबर टू। क्लियर? फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, इस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री में एफडीआई मंगवाएंगे, हम चाहेंगे कि एफडीआई क्या हो, हमारी कंट्री में बढ़े,
और स्पेशली वो कंट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे जो क्या करेगी, जो डॉलर में हम लोगों को पे करने को तैयार है। ठीक है, फिर हम लोग FII देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टर्म फॉरेन कैपिटल जो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, जो शेयर्स में स्टॉक्स में पैसा आ रहा है, वो भी उन कंट्रीज में से आए जहां से क्या होगा, डॉलर, जहां से जो कंट्रीज क्या करेगी, हमारी कंट्री में आकर डॉलर में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम अपना US डॉलर और अपना मार्केट रेट, सॉरी US इकोनॉमी और अपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट US की इकोनॉमी से ज्यादा होगा तो US के लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और US वालों के पास कैसा पैसा है, US वालों के पास डॉलर में पैसा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हम लोगों ने क्या क्या बोला, यही पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे अब। तो आई होप अभी आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट समझ आए हम लोगों ने क्या लिखना है, और आप लोगों को अगर ध्यान से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा तो आपको ये भी समझ आया कि ये भी हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अगर हमें क्लियर है तो हमारा ये क्वेश्चन भी वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मॉडल आंसर। नंबर 1 हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर क्या है, मैंने बोला डॉलर इज अ फॉरेन एक्सचेंज, सो इट कैन बी अर्न ईदर थ्रू एक्सपोर्ट्स और कैपिटल इनफ्लो। अगर हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है उससे भी हमारे पास आ रहा है, और या हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अ कंट्री कैन अर्न डॉलर बाय मेकिंग इट्स एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। दिस कैन बी डन थ्रू डिवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी। जब मैं आपको डिवैल्यूएशन पढ़ाऊंगी तो मैं उस जगह आप लोगों को ये पॉइंट वहीं पे समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर अभी के लिए आप लोग समझना चाहते हैं, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी। लेकिन डेप्रिसिएशन को किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जब हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, याद रखना डिवैल्यूएशन कौन करता है, इट इज अ गवर्नमेंट जो क्या करती है, जो अपनी करेंसी की वैल्यू को अपनी मर्जी से कम करती है। ठीक है, और वो क्यों कम करती है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो, सस्ते हो सके, ताकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। क्लियर? A country can earn dollar by exporting to those country which can make payment in dollar. Clear? Number 3, a country can specialize in those products which are in high, यहाँ डिमांड है, डिमांड इन दोज कंट्रीज विच पे देम इन डॉलर। इसके अलावा एक आध पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर कैपिटल इनफ्लो में हम लोग क्या लिखेंगे, A stable political situation in the country can attract capital inflow which help to earn dollar. Number 1. Number 2, a high interest rate relative to USA can attract capital inflow from USA. फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 3, आप लोग यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैक्रो इकोनॉमिक, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल इनफ्लो आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई पॉइंट मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज 2023 का क्वेश्चन है, व्हाई डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज इन्फ्लेशनरी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ले आए, ताकि मेरे को भी बेनिफिट हो पाए और आप लोगों के लिए भी एक म्यूचुअल बेनिफिट चले। अब यहाँ पे जो 2023 का क्वेश्चन है, व्हाई डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज इन्फ्लेशनरी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे मॉडल आंसर ही देखते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को पुरानी डायग्राम बताई फॉरेन एक्सचेंज रेट की, डेप्रिसिएशन का मैंने आप लोगों को पार्ट वहां पे समझा दिया, अभी मैं वापस आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। करेंसी डेप्रिसिएशन मीन्स अ डिक्रीज इन इट्स वैल्यू कंपेयर टू अदर करेंसीज, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ड्यू टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, इट कैन बी शोन एज अंडर
और जब भी आप लोग डायग्राम बनाए, प्लीज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या आता है वो पहले लिखें, क्योंकि काफी टाइम हम लोग भूल जाते हैं लिखना। ये हम लोगों ने डायग्राम बनाई, इसमें हम लोगों ने यही बोला कि इनिशियली हमारे पास क्या थी, डी एंड एस क्या थी हमारे पास, डिमांड एंड सप्लाई कर्व रिस्पेक्टिवली, और उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो क्या था, आर नॉट। लेकिन समहाउ डेफिसिट आ गया इकोनॉमी में, डेफिसिट के आने की वजह से क्या हुआ, हम ए पॉइंट से कहा मूव हो गए वन पे, वन से हम लोग जब हम डेफिसिट पे आए तो ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे क्या हुआ, इस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग एक्सचेंज रेट राइज हो गया मार्केट के अंदर, और जब एक्सचेंज रेट राइज हुआ तो न्यू एक्सचेंज रेट क्या हुआ, R1। जब हम R1 में, R0 से R1 में क्या शो हो रहा है, दिस रिफ्लेक्ट्स द करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप ये 2-3 लाइंस प्लीज ऐड भी कर देना अगर आप लोग लिखना चाहते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन कैन कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन इन सेवरल वेज, जो हमारा पार्ट था क्वेश्चन का। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1 इज द इंक्रीज्ड इंपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि देखिए पहले जब भी करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, वैल्यू ऑफ होम करेंसी डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब पहले अगर $1 70 रुपीज का मिल रहा था एट R0, अब वही $1 कितने का हो गया, 80 रुपीज का। इसका मतलब अगर आपको कुछ भी $US से खरीदना, पहले $5 की कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे थे, ठीक है, कोई बैग खरीद रहे थे फॉर $5, वो $5 का जब बैग था, तो जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट 70 रुपीज था फॉर $1, एट दैट टाइम आप कितना पे कर रहे थे इन रुपीज, 350 रुपीज। बट फॉर द सेम बैग अब आप लोग क्या पे कर रहे हो, नाउ यू आर पेइंग 400 रुपीज। तो 50 रुपीज क्या है, 50 रुपीज इज द प्राइस हाइक। तो यहाँ पे जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आएगा तो जो इंपोर्टर था वो क्या करेगा, यहाँ पे जब वो सेल करेगा तो वो क्या करेगा, आपको 400 का बेचेगा या महंगा बेचेगा, अब वो क्या करेगा, अब वो आपको महंगा बेचेगा। लेट से जब 350 का उसको मिल रहा था, वो कितने का बेच रहा था, 380 रुपीज का लेट से। अब वो क्या कर रहा है, अब वो 430 रुपीज का बेच रहा है। तो ये जो इतना राइज हुआ प्राइस में, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्फ्लेशन। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज रीड इट, when a currency weakens it takes more of that currency to buy the same amount of goods and services from other countries. This makes imports, which are essential for many industries and consumers, more expensive. Manufacturers and retailers may then pass on these increased costs to consumer by raising prices, leading to inflation. Number 1 clear? फिर रिड्यूस परचेजिंग पावर। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले लेट से हम लोग यूएस से क्या मंगवा रहे थे, एक बैग मंगवा रहे थे, ठीक है, और हम लोग एज्यूम करते हैं हम यूएस से क्या मंगवा रहे थे, हम 3 बैग मंगवा रहे थे। जब प्राइस क्या पड़ रहा था, हमें 1 बैग का प्राइस पड़ रहा था 350, जब हमने 3 बैग मंगवाए हमें कितना प्राइस पड़ा, 150, ठीक है। लेकिन हमारी पॉकेट में था 1100 रुपए, ठीक है। उस समय जब हमारे पास 1100 रुपए थे तो हम कितना, 3 बैग हम अफोर्ड कर सकते थे, जब कितना था फॉरेन एक्सचेंज रेट, $1 इज इक्वल टू 70, एट दैट टाइम वी कैन अफोर्ड 3 बैग्स इजिली। बट अब अगर हमें 3 बैग मंगवाने हैं तो अब हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, नाउ हमें प्राइस पे करना पड़ेगा 1200, बट हमारी पॉकेट में क्या है, 1100 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 3 बैग तो परचेज नहीं कर सकते, अब हम 2 बैग परचेज करेंगे। इसका मतलब जब डेप्रिसिएशन आई तो हमारी जो परचेजिंग पावर है उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्लियर हुआ, डेप्रिसिएशन reduces the purchasing power of domestic consumer, meaning their money buys less
This can lead to higher demand for the same amount of goods, driving up prices. Additionally, the expectation of future price increases can trigger panic buying and stockpiling, further fueling inflation. देखिए इसका मतलब क्या है? पहले पहले आप 1050 में कितना इंपोर्ट कर पा रहे थे? 3 बैग। लेकिन अब आप क्या कर पा रहे हो? अब आपके पास 1200 है, अब आपके पास 1100 है पॉकेट में। लेकिन अभी जो इंपोर्टर है वो क्या कर पा रहा है? वो सिर्फ 2 बैग ही इंपोर्ट कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि तीसरे बैग के लिए उसके पास पैसा नहीं बच रहा है। तो अब जब वो 2 बैग इंपोर्ट कर पा रहा है, उस समय लेने वाले कितने हैं? लेने वाले लेट्स से 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 लोग जब लेने वाले हैं, तो 4 नहीं, हम 3 ही एज्यूम करते हैं, लेट्स से, ठीक है, टू मेक इट मोर सिंपल। लेट्स से हमने बोला अभी जो हमारे पास कंज्यूमर है वो 3 लोग हैं। जब 3 लोग हैं और तीन ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं अराइज होगा। बट अब अभी भी 3 लोग हैं जिनको वो इंपोर्टेड बैग चाहिए। अब वो 3 लोग क्या करेंगे? एक बोलेगा मुझे दे दो, दूसरा बोलेगा मुझे दे दो, तीसरा बोलेगा मुझे दे दो। तो इनके बीच क्या हो जाएगा? एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा, एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जब कंपटीशन होगा तो दो जो सेलर है, जो इंपोर्टर है, उसको पता है अगर मैं इनिशियली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा महंगे में भी बेचूंगा तब भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। और जब सोल्ड आउट हो जाएगा, लेकिन सोल्ड आउट होते होते हुआ क्या? प्राइस इंक्रीज हुआ, और प्राइस इंक्रीज को ही हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। नंबर 3 इज द स्पेक्यूलेशन एंड कैपिटल फ्लाइट। देखिए स्पेक्यूलेशन वाला टॉपिक मैं आप लोगों को अलग से भी पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे आप लोग प्लीज थोड़ा सा समझ लेना। जब हम स्पेक्यूलेशन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ? हमारी करेंसी में क्या हुआ? लॉस इन द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी हुआ, रुपये की वैल्यू कम हो गई। जब रुपये की वैल्यू कम हुई, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ $1 पहले कितने का था? 70 रुपीज का। अब $1 कितने का हो गया? 80 रुपीज का। तो यहाँ पे जो स्पेक्यूलेटर है, जो क्या कर रहा है? फ्यूचर में बेट ले रहा है। वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि जब $डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, $डॉलर की वैल्यू में बोल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब $डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, या हम बोल सकते हैं रुपये की वैल्यू कम हो रही है, तो कल को वो क्या सोच रहा है? कह रहा है कि अच्छा $डॉलर अब महंगे में मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं $डॉलर लेना स्टार्ट कर जाता हूँ। तो जब आपका स्पेक्यूलेटर क्या करेगा? $डॉलर को परचेज करेगा। वो $डॉलर को परचेज करेगा क्यों? क्योंकि उसको होप है कल $डॉलर अगर 90 रुपीज का हो जाता, लेट से, तो कल अगर वो कल 90 रुपीज में बेचेगा तो क्या होगा? वो 10 रुपए का अर्न करेगा। तो टू मेक प्रॉफिट वो क्या करना चाह रहा है? आज वो $डॉलर खरीदना चाह रहा है। जब वो $डॉलर खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली पहले ही हमने देखा कि जब हमारा डेफिसिट था इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट डेप्रिसिएशन हुआ था। तो डेफिसिट के टाइम क्या था? आपका डिमांड बढ़ी थी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑलरेडी बढ़ी थी, या हम लोग इसको कैसे देखते हैं? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम हो रही थी। बट अगर फॉरेन जो हमारा स्पेक्यूलेटर है, वो क्या कर रहा है? वो डिमांड ज्यादा क्रिएट कर रहा है। डिमांड तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डेफिसिट हो रहा है। डिमांड क्रिएट कर रहा है, और या हम क्या बोलेंगे? सप्लाई मार्केट के अंदर कम कर रहा है, क्योंकि वो तो खरीदता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा? डेफिसिट फर्दर एग्रावेट करेगा। डेफिसिट अगर फिर से बढ़ेगा, तो आप लोग सोचे डेप्रिसिएशन किस तरीके से बढ़ेगी। और जब डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि डेप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, बट अगर आप लोग सोचे इस स्पेक्यूलेशन की वजह से डेप्रिसिएशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी तो उतनी तेजी से ही बढ़ेगी। क्लियर? तो प्लीज रीड दिस पॉइंट ऑल्सो। Weakening of currency can create a sense of economic uncertainty, leading to speculation and capital flight. Speculator may buy foreign currency in anticipation of further depreciation, driving down the value of the domestic currency even further. Capital flight occurs when investors move their money out of the country, reducing demand for the domestic currency and potentially fueling inflation. Clear हुआ यहाँ तक?
ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो 2-3 क्वेश्चंस पढ़े, तो आई होप अभी तक आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, तो प्लीज ये चीजें आप करें, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है, एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस पे ऑल द क्वेश्चन नहीं था, लेकिन समहाउ इस तरीके से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन करिए। आप लोगों को एजी मैन्योर में मिल जाएगा, आई थिंक सेल्वेटोर में भी होगा, क्योंकि मैंने सेल्वेटोर चेक नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग। आप लोग गूगल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको मिल जाएंगे की पॉइंट्स। और फिर क्लास से जितना भी आप लोगों को नॉलेज मिला आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। और प्लीज ट्राई करिए, अपनी लैंग्वेज में आंसर्स अटेम्प्ट करिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सिग्निफिकेंस किया, लिमिटेशंस में मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिया, अब आप लोग आंसर लिखेंगे। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और प्लीज टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए ताकि मैं आप लोगों के आंसर्स खुद भी इवैल्यूएट कर सकूं और आप लोग आपस में भी एक दूसरे के आंसर्स को इवैल्यूएट कर सके। अगर फिर भी आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन करिए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। प्लीज लाइक करिए चैनल को, ताकि हम इस चैनल में आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सके। और आप लोग मुझे कम्युनिटी पोस्ट में बताइए कि आप लोग फर्दर क्या चाहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोर्स या इंडियन इकोनॉमी में कोर्स। थैंक यू।